प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों, नमस्कार। मैं BS चौबे आज मैं पुनः उपस्थित हूँ आपके समक्ष एक नए विषय के साथ, जिसका शीर्षक है बाल गोविंद भगत तथा जिसके रचयिता हैं राम वृक्ष बेनीपुरी जी। तो अब चलते हैं लेखक के जीवन परिचय की ओर, जो इस प्रकार है। लेखक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, जिनका जन्म 1899 ईस्वी में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में हुआ था। जिनके माता पिता का निधन बचपन में ही हो गया था, इसलिए इन्हें जीवन के आरंभिक वर्षों में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 10वीं तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 ईस्वी में स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े। 15 वर्षों की आयु में उनकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगी। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें अनेक बार जेल यात्रा करनी पड़ी तथा विभिन्न प्रकार की यातनाओं को सहना पड़ा। सन 1962 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। तो अब चलते हैं उनकी प्रमुख रचनाएं, जो इस प्रकार है। पतितों के देश में उनका प्रमुख उपन्यास है। चीता के फूल एक महत्वपूर्ण कहानी है। आम्रपाली एक उच्च कोटि के नाटक है। माटी की मूर्तें सफल रेखा चित्र है। पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत, जंजीरें और दीवारें संस्मरण हैं। तथा उनकी भाषा शैली की ओर अब देख लेते हैं, तो जो इस प्रकार है। राम वृक्ष बेनीपुरी की भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। भाषा में तत्सम तद्भव शब्दों के साथ साथ देशज भाषा के शब्दों का भी सुंदर प्रयोग हुआ है। उनकी भाषा चित्रात्मक सजीवता, स्वाभाविकता से ओतप्रोत है तथा भाव और विषय के अनुकूल उनकी भाषा निखर पड़ी है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं उनके इस रेखा चित्र की ओर। जो रेखा चित्र क्या है? रेखा चित्र एक दृश्य कला है, जो द्विआयामी साधनों को चिन्हित करने के लिए किसी भी तरह के रेखा चित्र उपकरणों का उपयोग करता है। रेखा चित्र के लिए सबसे आम सहायक है कागज, अन्य सामग्री, गत्ता, प्लास्टिक, चमड़ा, कनवास और बोर्ड का भी प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार बाल गोविंद भगत के संपूर्ण जीवन को रेखाचित्र की भांति रेखांकित किया गया है, जिससे उनके व्यक्तित्व के स्वाभाविकता, सहजता एवं सजीवता बहुत ही सुंदर ढंग से दर्शाया गया है, जो बहुत ही उच्च कोटि के उन लेखक और उनके व्यक्तित्व निखर कर सामने आया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, राम वृक्ष बेनीपुरी जी का व्यक्तित्व एक रेखा चित्र के द्वारा एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है, जो मानवता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। यह पाठ हमारी सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे व्यक्ति थे। उनकी आयु 60 से ऊपर थी। उनके बाल पक गए थे। उनका मुख सफ़ेद बालों से चमकता रहता था। कपड़े बहुत ही कम पहनते थे। कमर में सिर्फ लंगोटी पहनते थे और सिर पर मात्र कनपटी टोपी। जाड़े में तो शरीर पर एक कंबल धारण कर लेते थे, जिनसे उनका काम आसानी से सफलतापूर्वक चल जाता था। उनके माथे पर तिलक लगा रहता था और गले में तुलसी की माला पहने रहते थे। वे सच्चा साधु थे। वे बनावटीपन साधु नहीं थे, परंतु उनका जीवन साधुत्व से ओतप्रोत था।
गृहस्थ बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत सचमुच एक गृहस्थ तथा साधु थे। वे कबीर को अपना साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को हमेशा गाते और उन्हीं के आदर्शों पर चलते रहते थे। सदा सच बोलते, स्पष्टवादी थे, किंतु झगड़ालू नहीं थे। खेती करते थे, जो कुछ खेत में उत्पादन होता था उस अनाज को, उस खाद्य सामग्री को सिर पर लादकर साहब के दरबार में ले जाते थे। वहाँ से प्रसाद के रूप में जो कुछ उन्हें मिलता था उसी से अपना गुजर बसर कर लेते थे। बाल गोविंद भगत का गान। बाल गोविंद भगत एक गायक के रूप में थे और सच्चा साधु थे। इस प्रकार उनका गान हम अब देख लेते हैं और इस चित्र के माध्यम से आपको उनके जीवन के गायन को स्पष्ट रूप से स्पष्टीकरण हो सकता है। लेखक बाल गोविंद भगत के मधुर गान पर मुग्ध था। आषाढ़ मास में रिमझिम वर्षा में जब संपूर्ण गांव धान रोपने के लिए खेतों में काम कर रहा होता तो बाल गोविंद भी मधुर स्वर में गाते हुए अपने खेत में रोपनी करते थे। उनके मधुर स्वर को सुनकर बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष और हलवाहे तथा रोपनी करने वाले भी झूम उठते थे। यह बाल गोविंद भगत के संगीत का मधुर प्रभाव था कि समग्र वातावरण गीत में बन जाता था। भादों की अंधेरी रात में सारा संसार निस्तब्धता में सोया होता तो बाल गोविंद भगत का मधुर संगीत सबको चौंका देता था। उनका संगीत का प्रभाव बहुत ही मनोरम था। लेखक पर बाल गोविंद के संगीत का प्रभाव बहुत ही सुंदर ढंग से पड़ा और उससे प्रभावित हुए। बाल गोविंद भगत कार्तिक से लेकर फागुन तक प्रभातियाँ गाते थे। गांव से 2 मील दूर नदी में स्नान करने जाते और लौटने पर गांव के बाहर पोखर के भिंड पर बैठकर खंजड़ी बजाते हुए गाने लगते थे। एक दिन माघ की कड़कड़ाती सर्दी में लेखक उनके संगीत से प्रभावित होकर पोखरे पर जा पहुंचा। वे गाते गाते इतने मस्त और उत्तेजित हो उठते कि लगता अब खड़े हो जाएंगे, झूम उठेंगे और भाव विभोर होकर के नाच उठते थे। उनका कंबल बार बार सरक जाता था। लेखक सर्दी के मारे काँप रहा था, परंतु बाल गोविंद भगत के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। ये उनके संगीत में विभोर होने का दृश्य था। अब चलते हैं उनके नृत्य संगीत का वातावरण की ओर। जब वे नृत्य संगीत में विभोर हो जाते थे तो एक अजब किस्म का वातावरण और परिवेश बन जाता था, जिसे गांव के मोहल्ले के आसपास के लोग भाव विभोर हो जाते थे। गर्मियों में बाल गोविंद अपने घर के आंगन में बैठकर गाने लगते तो गांव के प्रेमी भी आ जाते थे। खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती थी। वे एक पद गाते और उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती थी। गाते गाते एक समय ऐसा आता था कि बाल गोविंद भगत नाचने लगते थे। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओत-प्रोत हो जाता था। उनके साथ जितने मित्रगण होते थे, सहायक होते थे, वे झूम उठते थे। उनके साथ स्वर में स्वर मिला करके भाव विभोर, भावमग्न और बेसुध हो जाते थे। इस प्रकार अब हम देख लेते हैं कि बाल गोविंद भगत के बेटे की मृत्यु किस प्रकार हुई और कितनी दर्दनाक थी। उस दर्दनाक कहानी को अब हम इस चित्र के माध्यम से भी अभिव्यक्त कर सकते हैं, जो इस प्रकार है। बाल गोविंद भगत का बेटा विवाहित था। उसकी पत्नी सुभग, सुशील और बहुत ही सीधी सादी थी।
एक दिन उनका बेटा बीमार हो गया। लेखक भी कौतूहल बस उनके घर पहुंचा तो उसने देखा कि बेटे की लाश के पास बाल गोविंद भगत आसन जमाए चल रहे हैं। उनके स्वर में वही तल्लीनता थी। घर में पतोहू रो रही थी। वे बीच बीच में उठकर जाते थे और अपने बहू को रोने के से मना करते थे तथा उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते थे। उनका मान्यता था कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई। उस परिस्थिति में विरहिणी अपने प्रेमी से जा पतोहू की विदाई, बेटे के क्रियाकर्म और श्राद्ध की अवधि पूरी होते ही उन्होंने अपनी पतोहू को उसके भाई के पास भेज दिया। पतोहू ने कई तर्क दिए लेकिन उन्होंने किसी की एक न मानी। उनका तर्क था कि आपका संपूर्ण जीवन कैसे बीतेगा, इसलिए नया जीवन जीने के लिए पुनः शादी करके अपना जीवन जीना उचित है। इस प्रकार अपने पतोहू को हठ करके विदाई कर दिए। अब आगे चलते हैं बाल गोविंद भगत की मृत्यु की कहानी की ओर। उनका मृत्यु के संदर्भ में बाल गोविंद भगत प्रतिवर्ष 30 कोस पैदल चलकर गंगा स्नान को जाते थे। वे घर से बाहर चलते और फिर घर लौटकर ही खाते थे। रास्ते में किसी प्रकार का न विश्राम करना न खाना उनका ऐसा कोई कार्य नहीं था। अब बुढ़ापा आ गया था। अब की बार गंगा स्नान से लौटे तो कुछ तबीयत उनकी खराब दिखी। बुखार आने लगा किंतु नियम व्रत न छोड़े। इस दिन संध्या को उन्होंने गीत गाए। भोर में लोगों ने गीत सुनने तो जाकर देखा बाल गोविंद भगत नहीं रहे, केवल उनका पंजर पड़ा है। इस प्रकार उनकी मौत हुई। अब चलते हैं इस कहानी की संपूर्ण विवेचन के पश्चात इस कहानी का उद्देश्य क्या है, लेखक ने किस उद्देश्य से इस कहानी को प्रस्तुत किया है। तो चलिए इस रेखा चित्र के उद्देश्य की ओर। इस पाठ के माध्यम से लेखक लोगों को ढोंगी पाखंडी साधु सन्यासियों से सजग कराने का सफल प्रयास किया है। सच्चा साधु वही होते हैं जो समाज के सामने उदाहरण प्रस्तुत करें और सामाजिक विषमताओं, कुरीतियों तथा रूढ़िगत परंपराओं से मुक्ति दिलाएं। कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित प्राचीन सामाजिक परंपराओं तथा मान्यताओं को नहीं मानते थे। इस प्रकार हम इस कहानी के पश्चात अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए सभी दर्शकों तथा श्रोतागण को बहुत बहुत धन्यवाद।